वाकई में किडनी पेशेंट के लिए डाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स के बारे में बात करें तो डाइट बहुत अहम हिस्सा प्ले करती है। कई पेशेंट्स का सवाल रहता है कि डायलिसिस के दौरान क्या वो कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं? किसी भी तरीके की कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपको नहीं लेनी है। क्या किडनी पेशेंट चाय पी सकते हैं? तो क्रिएटिनिन कम है तो हम 1 चम्मच वाली चाय अलाउ करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के पूछोगे तो जानोगे के एपिसोड 3 में। हमारे पिछले 2 एपिसोड पर आपने बहुत प्यार दिखाया है, बहुत लाइक्स मिले हैं, कमेंट सेक्शन में भी हमें बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिले हैं। हमने पिछले 2 एपिसोड्स में किडनी के फंक्शंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्रिएटिनिन को कम कैसे किया जा सकता है, जीएफआर को कैसे बढ़ाएं, कुछ इस तरीके के विषयों पर बात करी थी जिन्हें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। लेकिन वहीं हमें कमेंट सेक्शन में एक बहुत ही कॉमन कमेंट देखने को मिला कि सर डाइट के बारे में भी डॉक्टर से पूछिए, हमें डाइट के बारे में भी और जानकारी लेनी है, क्योंकि किडनी की बीमारी को बिना डाइट को ठीक किए ठीक नहीं किया जा सकता। हालांकि मैं इस चीज से बड़ा खुश भी हुआ कि पेशेंट्स खुद इतने अवेयर हो चुके हैं कि किडनी की बीमारी में उनकी डाइट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो आज भारत होम्योपैथी प्रेजेंट्स पूछोगे तो जानोगे के एपिसोड 3 में हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर नेहा, जो कि भारत होम्योपैथी में किडनी स्पेशलिस्ट हैं, और आज इनसे हम बात करेंगे किडनी पेशेंट्स की डाइट के बारे में। किडनी पेशेंट्स को क्या चीजें खानी है, क्या चीजें नहीं खानी है, जो भी आपके मन के सवाल हैं वो सारे सवाल आज इस एपिसोड में पूछे जाएंगे। तो इस एपिसोड को एंड तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर नेहा से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत होम्योपैथी प्रेजेंट्स पूछोगे तो जानोगे के एपिसोड 3 में। आपने हमारे पिछले 2 एपिसोड्स में बहुत प्यार दिखाया, और साथ ही साथ हमने भारत होम्योपैथी के किडनी स्पेशलिस्ट के साथ जो बात करी थी उस पे आपका जो व्यूज आए हैं वो बहुत अच्छे मिले हैं। उसमें हमें एक कमेंट सेक्शन में एक सवाल भी देखने को मिला कि सर हमें डाइट के बारे में भी जानना है, तो आप डाइट के बारे में भी पूछिए। तो आज हमारे साथ भारत होम्योपैथी की किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नेहा मौजूद हैं, जिनसे हम आज इस एपिसोड में प्रॉपर डाइट के बारे में जानकारी लेंगे। तो इस एपिसोड को एंड तक देखिएगा, और चलिए मिलते हैं भारत होम्योपैथी की किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नेहा से। डॉक्टर नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर नेहा, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि हमारी जो लास्ट आपने भी देखा होगा जो पूछोगे तो जानोगे के एपिसोड्स थे, तो जो हमारे पिछले एपिसोड्स थे उनमें हमने भारत होम्योपैथी के किडनी स्पेशलिस्ट के साथ जब बात करी थी तो हमने क्रिएटिनिन के रिगार्डिंग बात करी थी, ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग बात करी थी, लेकिन अब पेशेंट्स जानना चाह रहे हैं डाइट के बारे में। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्या वाकई में किडनी पेशेंट के लिए डाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनके ट्रीटमेंट के दौरान, या ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है? नहीं, डाइट का बहुत अहम रोल है किडनी पेशेंट्स में। इनफैक्ट हर बीमारी में होता है, बट स्पेसिफिकली अगर हम सीकेडी के बारे में बात करें, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स के बारे में बात करें, तो डाइट बहुत अहम हिस्सा प्ले करती है। अब इसको समझना है कि ऐसा क्यों है। आपके शरीर में 2 किडनी हैं, ये दोनों किडनी सिर्फ क्रिएटिनिन को फ्लश करती है, यूरिया को फ्लश करती है, ये ओनली काम नहीं है। इसके साथ ही साथ जितने इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, फास्फोरस है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना, पानी की मात्रा को बनाए रखना, ये आपकी किडनी का काम है। जाहिर सी बात है, किडनी खराब होगी तो ये सारे काम ठीक से नहीं होंगे। तो आपको किडनी पेशेंट को दिमाग में ये बना के रखना है, जो काम मेरी किडनी का होता है वो मेरी किडनी नहीं कर रही है, इसलिए वो मैं इनको अपनी डाइट से मैनेज करके रखना है। अब अगर पोटाशियम आप ज़्यादा लोगे तो किडनी आपकी मैनेज नहीं कर पाएगी, तो पोटाशियम का ओवरलोड होने लगेगा। सेम गोज़ फॉर सोडियम। अगर आप सोडियम अपनी डाइट में मेंटेन नहीं करोगे तो सोडियम का ओवरलोड होने लगेगा। तो इसीलिए क्योंकि किडनी अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही, तो जो काम किडनी को करना है वो आपने अपनी मेहनत से अपनी डाइट के द्वारा करना है। तो डाइट का बहुत अहम रोल होता है। जी, जैसे अभी आप बता रहे हैं डाइट का बहुत अहम रोल होता है, तो क्या ये ट्रीटमेंट पे भी वेरी करता है? जैसे
अगर हम देखें पेशेंट जब भी किडनी की समस्या होती है तो इन जनरली सबसे पहले एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिर उन्हें लगता है कि अब एलोपैथी में आराम नहीं मिल रहा, क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा है, तो वो आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को ऑप्ट करने का सोचते हैं। तो क्या एलोपैथी में भी डाइट का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है, आयुर्वेद और होम्योपैथिक में भी डाइट का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है, या फिर ट्रीटमेंट पैथी के अकॉर्डिंग डाइट के रोल्स चेंज हो जाते हैं? देखिए, ये एक मिथ है। आपकी जो डिसऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग आप एलोपैथी में ट्रीटमेंट लीजिए, आप होम्योपैथी में लीजिए या आप आयुर्वेदा में लीजिए, हर जगह डाइटरी रेगुलेशन सेम ही रहेगा। द होल सोल आइडिया, जो पूरा कॉन्सेप्ट है डाइट का, वो ये है कि आपको प्रोटीन की मात्रा कम रखनी है, सोडियम की मात्रा कम रखनी है और पोटेशियम की मात्रा कम रखनी है। डाइट कब चेंज होती है? डाइट सिर्फ और सिर्फ डायलिसिस पेशेंट में अलग हो जाती है, क्योंकि आप देखिए डायलिसिस करवा रहे हैं, डायलिसिस में आप बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हुआ, डायलिसिस हुआ, सारा टॉक्सिन फ्लक्श आउट हो गया। तो डायलिसिस के पेशेंट में इतना ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन आती नहीं है कि पोटेशियम बढ़ गया तो क्या होगा, पानी से जो है डायलिसिस से बाहर आ जाएगा। अब क्या होता है, डायलिसिस जब हम कराते हैं तो डायलिसिस मशीन को नहीं पता ना कि क्या अच्छी चीज़ें शरीर में रोक के रखनी है, क्या खराब चीज़ें बाहर निकालनी है। तो डायलिसिस के पेशेंट में प्रोटीन की मात्रा कंपैरेटिवली ज़्यादा दी जाती है। अगर डायलिसिस में आप प्रोटीन ज़्यादा नहीं खाएंगे तो आपको कमज़ोरी आने लगेगी। तो पैथी से डाइट डिफर नहीं करती है। आप डायलिसिस पेशेंट है या आप डायलिसिस पेशेंट नहीं है, या आप क्रिएटिनिन की किस स्टेज पर है, आपका क्रिएटिनिन बॉर्डर लाइन है 1.3 1.4 के आसपास है, या आपका क्रिएटिनिन 7-8 के आसपास है, इस बात पे डाइटरी जितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होगा इस बात पे निर्भर करता है। तो पैथी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसा भी आपने डायलिसिस के बारे में बताया, तो कई पेशेंट्स का सवाल रहता है कि डायलिसिस के दौरान क्या वो कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं। ये एक कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट देखने को मिला था, पेशेंट ने हमसे ये पूछा है क्या वो कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं या नहीं। और आपके कमेंट सेक्शन में आया, और मेरी ओपीडी में भी एक ऐसा केस आया कि हम डायलिसिस करवा के आए और बहुत एसिडिटी हो रही थी, तो समझ नहीं आया क्या करे। तो हमारे इंडियन कल्चर में होता है ना कि लिम्का पी लो तो सारी एसिडिटी क्लियर हो जाएगी। तो ये सिर्फ हमारे कल्चर में है, साइंस इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। किसी भी तरीके की कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपको नहीं लेनी है, उसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, पोटेशियम ज़्यादा होता है, एडेड शुगर ज़्यादा होते हैं, अपने आप में कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इतना ज़्यादा है, तो आपके ऊपर ओवरलोड होगा, किडनी सही होने के बजाय और बैठ जाएगी। आपको कोई काम नहीं करना जिससे आपकी किडनी के ऊपर एक्सर्शन हो। तो ये ध्यान रखना है। आपने भी कमेंट सेक्शन में देखा और मेरी ओपीडी में भी ऐसा केस आया, ऐसा हमें देखने को मिलता है, तो मैंने सोचा कि तुरंत आपसे पूछ लिया जाए। और ऐसे ही एक बहुत कॉमनली हमें ये देखने को मिलता है कि कई पेशेंट्स हैं जो डाइट को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे ट्रीटमेंट वाला सवाल पूछा था कि क्या ट्रीटमेंट पैथी के अकॉर्डिंग डाइट बदल जाती है। अब कई पेशेंट का ये रहता है कि कोई डॉक्टर तो बोल रहा है चाय पीनी चाहिए, कोई डॉक्टर बोल रहा है चाय नहीं पीनी चाहिए। तो ऐसे में पेशेंट बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि उन्हें चाय पीनी है या नहीं पीनी है। तो अब मैं आपका इस पर व्यू जानना चाहूंगा कि क्या किडनी पेशेंट चाय पी सकते हैं, ये जो दूध वाली चाय है हमारी जो इंडियन कल्चर में। देखिए, इसका सही जवाब तो ना ही है, इसमें तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं। अब हाँ, अगर डॉक्टर्स आपको कर रहे हैं, अगर हम लोग भारत होम्योपैथी में भी अगर आपको कभी चाय के लिए हाँ कर देते हैं या आपके एलोपैथिक डॉक्टर्स भी कर देते हैं, तो वो रीजन समझना है कि किन केसेस में और किन कंडीशंस में हम हाँ करते हैं। पहला, हम जो इंडियन पॉपुलेशन है अधिकतर चाय के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। वी आर नॉट कॉफ़ी पीपल, वी आर चाय पीपल, है ना। चाय हमारा मेन चीज़ है। अब क्या होता है, जब आप एकदम से चाय विड्रॉ करा दो कि पेशेंट्स को हेडेक्स होते हैं, गैस्ट्रिक एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं, तो वो पेशेंट सफ़र ना करे। इसलिए हम कहते हैं, भारत होम्योपैथी में स्पेशली हम ये बोलते हैं कि आप 1 चम्मच दूध में अगर चाय बना सकते हैं तो आधा कप पी लीजिए, पर दूध की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। शुगर पेशेंट है तो शुगर को कट डाउन कर दो, और अगर आप शुगर पेशेंट नहीं है तो शुगर की कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको जितना अच्छा लगता है उतना शुगर डाल के आप पी सकते हो। तो क्रिएटिनिन कम है तो हम 1 चम्मच वाली चाय अलाउ करते हैं, पर क्रिएटिनिन बहुत बढ़ा हुआ है तो ये याद रखना है, कोई भी गड़बड़ अलाउड नहीं होगी।
तो बेसिकली ये पेशेंट की रिपोर्ट्स पर डिपेंड बिल्कुल, करता है डॉक्टर बिल्कुल। नेहा कि किस पेशेंट को चाय दी जा सकती है, किसको नहीं दी जा सकती। करेक्ट। तो आई होप व्यूअर्स आपको समझ आ गया होगा कि कौन से पेशेंट चाय पी सकते हैं, कौन से नहीं। तो अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही अपनी डाइट में, अपने डे शेड्यूल में चाय को इंक्लूड करें। अब वहीं डॉक्टर नेहा दूध को लेकर भी बड़ा कॉमनली ये रहता है, क्योंकि दूध से हमें प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है। बचपन से जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है इंडिया में, उसको उनके मदर्स या उनकी फैमिली के जो भी सीनियर लोग होते हैं हमेशा यही एडवाइस करते हैं कि दूध पियो। जी बिल्कुल। अब ऐसे में जब किडनी खराब होने लगती है, पेशेंट के मन में कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि यार दूध पीऊंगा तो मेरे शरीर में जान बनेगी, कमजोरी आती है पेशेंट को जब किडनी पेशेंट होता है। तो क्या उनके लिए दूध फायदेमंद है या नुकसानदायक है? ये भी एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और यहाँ से पेशेंट का माइंड बदलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं दूध बहुत ताकतवर है, दूध से इतनी एनर्जी मिलती है, दूध हम कैसे छोड़े ना, दूध से तो बड़ी हमारे को वीकनेस आ जाएगी। तो देखिए, इसको समझना है दूध से आपको क्या मिलेगा। दूध से आपको कैल्शियम मिलता है, कुछ मिनरल्स मिलते हैं, पानी मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ये बेसिक, और फैट मिलता है। फैट से हमारे को इतना प्रॉब्लम नहीं है, किडनी पेशेंट को फैट की कोई खास रिस्ट्रिक्शंस होती नहीं है। रिस्ट्रिक्शन होती है पोटेशियम की, फास्फोरस की और प्रोटीन की। तो दूध अगर आप पूरा फैट वाला मिल्क ले रहे हो तो उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है प्लस फास्फोरस ज़्यादा होता है, तो वो आपको नहीं लेना है, बहुत रिस्की हो जाएगा। ऐसे भी लोग हैं, हमारी ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं जो लोग गांव से आते हैं, गांव वाले लोग तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। आप फिर भी दूसरे लोगों को समझा सकते हो, पर उन लोगों का दिन नहीं निकलता है, 1 गिलास दूध सुबह, 1 गिलास दूध शाम को ना, तो उन पेशेंट्स को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। पर ये माइंडसेट आपने बदलना है कि दूध से जो ताकत मुझे मिलनी है वो मैं बाकी चीज़ों को खा के, बाकी चीज़ों से ले सकता हूँ, पर दूध में जितना ज़्यादा फास्फोरस होता है उतना फास्फोरस किडनी सहन नहीं कर पाएगी, आपकी किडनी पे नुकसान बढ़ेगा, फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाएगी, 7-8 के आसपास अगर पहुँचेगी तो आपको दिक्कत होगी। तो दूध, इनफैक्ट डेयरी प्रोडक्ट्स अलाउड नहीं होते हैं। अब जैसे आपने बोला कि दूध की जगह आप सब्स्टिट्यूट ऑप्ट कर सकते हैं फॉर एनर्जी या प्रोटीन सोर्सेज की बात करें हम, तो वहीं ड्राई फ्रूट्स को लेकर भी ये है कि ड्राई फ्रूट हमें शरीर में बहुत एनर्जी देते हैं। कमजोरी महसूस हो रही है तो अपना रात को 2 अखरोट भिगो दिए, 4 बादाम भिगो दिए और सुबह वो सोक्ड फॉर्म में खा लिए हमने, उनके छिलके हटाकर, तो इससे हमें एनर्जी मिलती है। तो क्या किडनी रोगी भी ये चीज कर सकते हैं या नहीं? नहीं, किडनी रोगी के लिए ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते हैं। ड्राई मतलब सूखा, ये तो आप समझ रहे हैं ना, फ्रूट को जब सुखा देते हैं मतलब उसकी पानी सारी निकाल लिया तो वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे किशमिश भी हो गया, इनफैक्ट आलमंड्स है और बादाम है, अखरोट है। अब इन सारी चीज़ों में ना कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में होते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे मिनरल, सारे वाइटामिन, बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर क्या आपके लिए अच्छे हैं? किडनी पेशेंट ने इस तरीके से अपने दिमाग को माइंडसेट करना है इसमें ताकत है, हम कोई मना नहीं कर रहे हैं, पर क्या ये चीज़ आपको ताकत देगी या आपको नुकसान देगी? तो ड्राई फ्रूट्स आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं। इनमें मिनरल्स की कंटेंट ज़्यादा होती है, ऐसी चीज़ों की कंटेंट ज़्यादा होती है जो आप नहीं मैनेज कर पाओगे। किडनी पेशेंट को नपा तुला उतना खाना है जितना उसकी किडनी सहन कर पाए, मैनेज कर पाए। तो क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में पोटेशियम भी ज़्यादा होता है, सोडियम ज़्यादा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं सारे मिनरल्स, तो अलाउड नहीं होते हैं। आप बेस्ट टू बेस्ट मखाना खा लो। मखाना से क्या होगा कि आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो दूध से नहीं पूरी हो रही है, मखाने से पूरी हो जाएगी। आपकी आयरन, फाइबर, इन सब की जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपके मखाने से पूरी हो जाएगी। तो उसमें सिर्फ मखाना अलाउ हम लोग करते हैं। जी, जैसे अभी हम इतने क्वेश्चंस पूछे तो कहीं ना कहीं पेशेंट बड़ा डर में आगे होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें उन्हें अवॉइड करने की बात हुई है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कोई ऐसी 4 चीजें बताइए जो किडनी पेशेंट के लिए वरदान की तरह है। अगर इन 4 चीजों को वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेता है तो इससे उनका क्रिएटिनिन भी कम होगा, साथ ही साथ GFR बढ़ेगा और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएंगी। तो ऐसी 4 चीजें बताइए हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले आपको अपने ग्रेन पे ध्यान रखना है। आप बेसिकली किस चीज़ का पका हुआ खाना खाते हो। आपको गेहूं पे कोई मनाही नहीं है और ये तो बहुत अच्छी बात है ना। हम इंडियन ज़्यादातर कुछ और खाते नहीं, हमारा मेन जो डाइट है वो गेहूं के इर्द गिर्द घूमता है। तो गेहूं किसी भी फॉर्म में खाओ, दलिए में खाओ, गेहूं आप रोटी बना के खाओ, उसमें कोई मनाही नहीं है।
दूसरा, आपको सूजी में कोई मनाही नहीं है। सूजी से आपको नॉर्मल जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो शक्ति आपको मिलेगी, है ना। तो सूजी भी, अब साउथ इंडिया में आप मूव करोगे या महाराष्ट्र साइड में मूव करोगे तो वो लोग सूजी डिपेंडेंट ज़्यादा होते हैं। तो आप सूजी में कोई मनाही नहीं है। सूजी का आप उपमा खा सकते हो, सूजी में आप इडली बना के खा सकते हो, सूजी किसी भी फॉर्म में खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, आपके ओट्स में कोई मनाही नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस कम रह जाते हैं ना। अभी पेशेंट को ये तो पता है कि मेरे को, जैसे आप भी बोल रहे हैं कि ये नहीं खाना, बट पेशेंट एक्चुअली नहीं समझ पाते कि क्या क्या वो खा सकते हैं। अगर आप वो सारी चीज़ें फॉलो करो तो आपके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ें खा सकते हो, है ना। तो आप ओट्स खा सकते हो, ओट्स का नमकीन फॉर्म में खा सकते हो। फिर वेजिटेबल्स आप खुल के खा सकते हो, वेजिटेबल्स में कोई मनाही नहीं है। 1 कटोरी 2 कटोरी सारी वेजिटेबल्स को सॉटे कर लो, पर वही वेजिटेबल्स जो आपके अलाउड लिस्ट में, और उसमें भी काफ़ी वेजिटेबल्स होती हैं, तो आपका मन भरा रहेगा उससे। जी, जैसे अभी आपने बोला काफ़ी वेजिटेबल्स होती हैं, तो कम से कम 4-5 वेजिटेबल्स हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि ये अपनी डाइट में उन्हें जरूर इंक्लूड करें। ठीक है, आप घिया इंक्लूड कर सकते हो। घिया तो आप सुबह दोपहर शाम किसी भी फॉर्म में आप ग्रेट करके चीला में डाल लो, आप काट के उसको ओट्स में भी डाल सकते हो, दलिया में भी डाल सकते हो, आप उसका सेवन कर सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है। घिया के बाद आप तोरी ले सकते हो। तोरी भी अगर आप अच्छे से बनाएंगे तो तोरी इनफ टेस्टी लगती है, एटलीस्ट मुझे तो बड़ी पसंद है। तो पेशेंट्स कहते हैं तोरी कैसे खाएं, तोरी को आप स्वादिष्ट बनाइए, आपको अच्छी लगेगी। उसके बाद आप गाजर और मूली खा सकते हो, लेकिन लीच करके खाना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जो भी रिस्की वेजिटेबल्स हैं उसमें हम गाजर और मूली आपको अलाउ कर रहे हैं, तो लीच का मतलब ये होता है कि पहले आपको पानी में उबाल देना है, उसके बाद पहले आप 15-20 मिनट उसको पानी में रखिए, फिर उस पानी को उबाल दीजिए, फिर उस पानी को फेंक कर एक बार और नरम पानी में रख के 2-3 घंटा फिर उसको निकाल लीजिए। तो अगर आपको गाजर और मूली का ऑप्शन मिलेगा तो आप उसके गेहूं में डाल के खा सकते हो, या चीले में, या किसी भी वेजिटेबल फॉर्म में आप खा सकते हो। साथ ही साथ आप गोभी खा सकते हो, गोभी, फूल गोभी की वेजिटेबल बन जाएगी। गोभी के पराठे हम इंडियंस को बड़े पसंद है, और पराठों में ये ध्यान रखना है कि आपको ऊपर से घी नहीं सड़ाना है, आप रोटी की तरह उसको सेको और उतार के उस पर घी लगा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो काफी वैरायटीज होती हैं। वहीं डॉक्टर ने एक सवाल और बनता है कि खट्टे फल, क्या किडनी रोगी खट्टे फल खा सकते हैं? क्योंकि और अगर खा सकते हैं तो कौन कौन से फल उन्हें खाने चाहिए, और नहीं खा सकते तो उनके लिए आप 2 या 3 फल ऐसे जरूर बताइए कि जो पेशेंट डेली बेसिस पर कंज्यूम कर सकते हैं, और क्यों नहीं खा सकते। पेशेंट को ये पता होना बहुत जरूरी है कि उनकी डाइट से कोई चीज हटाई जा रही है तो क्यों हटाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। पेशेंट्स देखो, खट्टे फलों में मेजरली क्या होता है, विटामिन सी होता है। अभी हमारे को ये तो पता है कि विटामिन सी खट्टे फल में होता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि विटामिन सी मैक्सिमम फ्रूट्स में होता है, इनफैक्ट एप्पल में भी होता है ना। तो जो चीज़ें ज़्यादा टेस्ट में खट्टी होती है, मतलब उसमें विटामिन सी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अधिकतर आम उम्र में हम किडनी पेशेंट्स में कहते हैं कि 50 से 100 मिलीग्राम पर डे आप विटामिन सी खा सकते हो, बट इससे ज़्यादा आपको कंज्यूम नहीं करना, इससे ज़्यादा आपको बहुत खट्टे फलों में मिलेगा। तो ऑन एंड ऑल, अब खट्टे फल से क्या होता है कि किडनी में एक कंडीशन होती है जिसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं, वो ट्रिगर कर सकती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब है कि आपकी बॉडी का जो खून है उसका पीएच होता है वो टुवर्ड्स एसिड जाने लगेगा, वो समवेयर अराउंड 7.3 के आसपास मेंटेन होना चाहिए, 7.35 के आसपास, वो उससे नीचे जाने लगता है, तो वो काफ़ी एक रिस्की सिचुएशन हो जाती है। तो आप वो ना करें, इसलिए खट्टे फल मना होते हैं। दूसरा, विटामिन सी के मेटाबॉलिज्म से ऑक्जेलेट नाम का एक चीज़ बनती है। अब ऑक्जेलेट जो होता है किडनी पेशेंट्स के लिए भी मना होता है, किडनी स्टोन वाले पेशेंट्स के लिए भी मना होता है। तो विटामिन सी थोड़ा रिस्की है, बट अगर आप पपाया खाते हो, एप्पल खाते हो, एप्पल में भी विटामिन सी होता है, तो उससे रिलेटेड आप उतना खा सकते हो। जो चीज़ें टेस्ट में बहुत खट्टी है वो नहीं खानी है। अब ओवरऑल हमने डाइट के बारे में तो प्रॉपर बात कर ही ली है, लेकिन ट्रीटमेंट के बारे में बात करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोई भी पेशेंट है जो किडनी की प्रॉब्लम से सफर कर रहा है तो वो डाइट के साथ साथ अपनी क्रिएटिनिन को कम करने पर भी बहुत फोकस्ड होता है कि कैसे वो अपनी किडनी के फंक्शंस को बढ़ाए, क्रिएटिनिन लेवल को कम करे। तो यहाँ पर मेरा आपसे सिर्फ यही सवाल है कि कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो क्रिएटिनिन लेवल को भी कम करेगा, किडनी के फंक्शंस को भी बढ़ाएगा, और किडनी रोगियों को इस जो माया जाल में वो फंस जाते हैं बीमारी के, उससे दूर करवाने में मदद करेगा। तो थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है सीकेडी के पेशेंट्स का। जैसा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखते भी आए हैं,
कल ही मेरी एक पेशेंट से बात हुई, पेशेंट का क्रिएटिनिन 13 के आसपास था और पेशेंट बहुत परेशान था, डरा हुआ था कि मुझे तो लग रहा था मैं जी ही नहीं पाऊंगा, और आप मानेंगे 4 महीने में उसका क्रिएटिनिन 3 के आसपास आ गया और पेशेंट अभी बहुत अच्छा फील कर रहा है। शी इज़ अ लेडी ऑफ अबाउट 52 ईयर्स एज। तो पॉसिबल है। आपका साइकोलॉजिकल माइंडसेट कैसा है, आप ट्रीटमेंट को लेकर कितना पॉजिटिव महसूस करते हैं, ये बहुत अहम है। सही दवा सही टाइम पे बहुत ज़रूरी है। सही बॉडी के पैरामीटर्स मेंटेन करके रखना। मान लीजिए मैं तो आपको ट्रीटमेंट दे रही हूँ, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रही हूँ, डाइट भी आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आप शुगर के पेशेंट हैं, लेकिन आपका मीठे पे कंट्रोल नहीं है, तो आप खुद मुझे सोच के बताइए क्या आपको रिजल्ट मिल पाएगा? कैसे मिल पाएगा ना, जब शुगर की वजह से आपकी किडनी खराब हुई है। तो आपको हर तरीके से काम करना है, डॉक्टर को भी और आपको भी, कि आप अपनी किडनी को ठीक कर पाएँ। अगर आप उतनी मेहनत हमारे साथ कर लेते हैं तो भारत होम्योपैथी में किडनी रोगी का इलाज बिल्कुल संभव है। जी, जैसा भी आपने बोला, भारत होम्योपैथी में किडनी रोगी का इलाज बिल्कुल संभव है। तो भारत होम्योपैथी के इलाज में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से रिजल्ट्स इतने अच्छे मिल रहे हैं? देखिए, किसी भी ट्रीटमेंट में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही स्टेज पे सही दवा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो वो भारत होम्योपैथी की ट्रीटमेंट से पॉसिबल है। हम कस्टमाइज ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि आप ही के लिए बनी हुई दवा है। आपकी उम्र, आपका किडनी का किस स्टेज पर है, आपको किडनी के साथ और क्या दिक्कतें हैं, किडनी आपकी क्यों खराब हुई, शुगर की वजह से हुई, किडनी की वजह से हुई या किसी और कारण की वजह से हुई, उन सारी चीज़ों को समझते हुए आपकी मेडिसिन को कस्टमाइज़ किया जाता है जो सिर्फ आप ही को सूट करेगी। अगर आप चाह रहे हो सेम ऐसी कंप्लेंट्स है और मैं किसी और को भी वो दवा खिला दूँ, शायद उतनी कारगर नहीं होगी। तो कस्टमाइज ट्रीटमेंट की वजह से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो भारत होम्योपैथी में दिया जाता है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो डॉक्टर नेहा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो सवाल पूछे थे आपने उनका बहुत अच्छे से जवाब भी दिया है। आई होप हमारे व्यूअर्स को उनके मन में जो सवाल चल रहे थे उन सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। तो आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। फिर हम मिलेंगे पूछोगे तो जानोगे कि एपिसोड 4 में। तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको किडनी से जुड़ी सारी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है तो आप भारत होम्योपैथी के किडनी स्पेशलिस्ट से पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स या अपने सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।